नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने राज्य का साल 2019-2020 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सभी की निगाहें कांग्रेस के उन वादों पर रही जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया। केंद्र ने मध्य प्रदेश की दी जाने वाली राशि में 2700 करोड़ की कटौती की है। तो बजट में पूरी तरह से ये बजट अगर कहा जाए तो इसमें कई घोषणाएं की गई है। जैसे कि बात करें एमपी में युवाओं के लिए उद्योग नीति में बदलाव की भी बात कही गई है। इसके साथ ही 100 यूनिट बिजली का भी बिल 100 रुपए होगा। इस तरह की बातें इसमें की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें बजट की जो बड़ी बातें हैं वो ये रही कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए ई रिक्शा योजना लाई जाएगी। मध्य प्रदेश के खान पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी। किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू होगी और बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी। प्रदेश में 3 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी। तो ये बजट की बड़ी बातें हैं। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद को भरे जाएंगे। तो इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी है, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं तपन तोमर जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय शाह, वो जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष दुबे जी, वो भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र भी हमारे साथ मौजूद है श्याम कस्तूरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लूंगा विपक्ष की, यानी कि बीजेपी की। तपन जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा आपकी उम्मीदें, क्योंकि आप एक महिला हैं, क्या आपकी उम्मीदों के अनुसार यह बजट आया है? श्रीकांत जी, जैसा कि अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव थे हमारे मध्य प्रदेश में, स्वाभाविक है 15 वर्ष एक बीमारू राज्य को विकासशील राज्य की ओर लाने में जो शिवराज जी ने मेहनत करी वो सर्वविदित है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव के परिणामों में आ चुका है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का कहने के बाद 6 महीने जो गहरे घाव दिए, कहीं ना कहीं लगता था कि अगर आपको जुगाड़ की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने चुन लिया है और आपको अगर 114 के आसपास सीटें दे दी हैं तो आप जो कह रहे थे वो करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कर्ज माफी किसानों की है, युवाओं के लिए रोजगार भत्ता है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, बच्चों के लिए शिक्षा है, सड़क है, पानी है, बिजली है। देखिए, इन 6 महीनों में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने कहे हुए वादों पर कितना सच साबित हुई है, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई है और पूर्णकालिक आज बजट पेश किया गया है। बजट में क्या कुछ खास रहा, बजट से आम जनता को क्या मिला, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तपन तोमर जी अपनी बात कह रही थी और वो बजट की खामियां बता रही थी। तपन जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आशीष दुबे जी के पास जाऊंगा। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो जो दिवंगत नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको मैं अपने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और उम्मीद करती हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो अपराधियों को शीघ्र पकड़ेगी और उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाएगी। देखिए, कुल मिलाकर के आप जो कह रहे थे वो आप उन बातों पर आप कितना खरा उतरे। आप गरीबों की बात करते हैं, 5 पीढ़ियों से आप गरीबी नहीं हटा पाए। आज की परिस्थितियों में जो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय रसोई चला रही थी 5 रुपए थाली पर, वो आपने बंद कर दी। तीर्थ दर्शन आपने बंद कर दिया। संबल योजना को आप नया नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। या किसानों को अभी तक नीम कोटेड यूरिया तक नहीं मिला है, बिजली मिलना तो दूर है, तो सिंचाई कैसे करेगा? चलो मानसून है, लेकिन जिस तरह से उसके कर्ज माफी का नाम दे करके और पीठ पर छुरा भोंका और आज
जिस तरह से वो डिफाल्टर घोषित हो गया है और चक्रवर्ती ब्याज के तहत साहूकारों से ब्याज, आपने किनके उम्मीदों पर खरा उतर करके मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जनता के दुख में सहभागिता करने का प्रयास किया है? हम उम्मीद कर रहे थे कि आपने अगर कहा है तो आप करेंगे, लेकिन जैसा कि इनका 70 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लोग करने वाले कुछ नहीं है। इन्हें केवल अपने स्वयं की विलासिता के लिए, उपभोग के लिए जो करना है, जिसमें 136 करोड़ ये विज्ञापनों की सरकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहते थे और स्वयं 136 करोड़ कर चुके हैं। 600 करोड़ ये ट्रांसफर के भत्ते के रूप में बांट चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है, मंत्रियों के घर जो है वो रिनोवेट हो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप अपने स्वयं की विलासिता से ज्यादा कर क्या रहे हैं? और 281 करोड़ जो ईडी के छापे में मिले थे, जिसमें ये पोषण आहार तक खा गए, और बात करते हैं कि केंद्र की सरकार ने इनके पैसे खा लिए। साहब, आपको जो पहले दिए थे केंद्र की सरकार ने, वो तो आपने खर्च किए नहीं, उनको आप दिखाने के चक्कर में, और अब आप उम्मीद करते हैं कि उन्हीं को आपको वो और पैसा देंगे। तो क्यों देंगे? आप काम करके दिखाइए ना। जो पहले का बजट दिया हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से, उसको खर्च करके दिखाइए, पहले आम जन तक सुविधाएं पहुंचाइए। ठीक है अजय शाह जी, आप जवाब दीजिए क्योंकि प्रश्न काफी खड़े हो चुके हैं आप पर। ये बोझ अब तो सर से उतारिए साहिबा, झूठ को सच तो मत बताइए साहिबा। कांग्रेस को गालियां बहुत दे ली। अरे आपने इन पिछले 5 साल में दिल्ली में और 15 साल में मध्य प्रदेश में क्या किया, ये तो बताइए साहिबा। आज ये प्रश्न ये है, महीने की सरकार आज आप अपने, जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम आप बताइए, ऐसा मैं आपसे कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश प्रवक्ता मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं और 2 दिन की पैरोल पर बाहर आए हुए हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए, और फिर दड़बे में घुस जाएंगे क्योंकि जवाबदेही नहीं है, जवाब देना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश को जिस तरह से लूटा है आप लोगों ने, आप लोगों के पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप चुप तो रहिए। जब आप सुन तो लीजिए, और मैं आज कहना जब क्या बजट चाहता आया है हूं, मध्य प्रदेश का, कोई तो भी अपने नहीं सुन मुंह मियां पाएगा मिट्ठू बनने और के लिए यहाँ पर टीआरपी 2 दिन आजादी के की लिए आकर खत्म के बैठ होगी। गए, जबकि हम लोग आपके पीछे लगातार जवाब दे रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, भारतीय जनता पर उंगलियां उठाना बंद कीजिए। ठीक है अजय शाह जी, तपन जी ने साफ कहा है कि उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग बजट नहीं आया है, यानी कि कॉमन मैन के लिए राहत नहीं दी आपने। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं। शुरुआत उन्होंने की थी, जब वो बोल रही थी मैंने एक चू भी नहीं बोला। ठीक है आप बोलिए। मैं जब बोलना शुरू हुआ वो ऐसे शुरू हो गए, पता नहीं कहां से मधुमक्खियों ने काट लिया। तो नहीं, आप करिए, आप करिए, आप करिए, लेकिन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पे कीजिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि जब भी आए आप कुछ बोले। देखिए इससे तो किसी समझ में नहीं आएगा ना आप कहना क्या चाहती है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की कर्ज माफी नहीं हुई है, युवा ढोल चला रहा है। शर्म आनी चाहिए कि आप इन मुद्दों पर हंस रहे हैं, जबकि आपने कहा था वक्त है बदलाव का, जबकि वक्त है गहरे घाव का। ठीक है तपन जी, आपकी बात आ गई। आपको अपनी जवाबदारी माननी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए फालतू के डिस्कशन में ना पड़ते हुए मैं बोल लूं आइए कि बजट में क्या किया है आपने। मैं बोल लूं, ठीक है बता दीजिए। मैं बोल लूं, बंद अरे मुझे वही बोल रहा हूँ। अब मैं बोल लूं, भाजपा को आप चुप होंगे तो मैं बोलूंगा ना। अगर आप नहीं बोल रहे तो कोई भी नहीं बोल रहा, और मेरे 2 एक्सपर्ट जो है यहाँ पे वो भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है तपन जी, वो जवाब दे रहा है, आप सुन लीजिए। मैं इजाजत लेना पड़ेगा साहब। बोलिए अजय जी, है ना। तो और क्या बोलते हैं, बोलने दे नहीं रही है तो इजाजत लेके बोलना पड़ेगा। बोलिए। मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए साहब, ऐसा है कि आज जो बजट पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कांग्रेस की गंगा अविरल रह पाएगी? भाजपा के 15 सालों के पाप धोते धोते आज जो हमको विरासत मिली है, विरासत हम छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, हमें स्वीकार है। आज इतना कर्जा हमको मिला है और 27,100 करोड़ रुपया जो उन्होंने जीएसटी का कम किया है, आपने शुरुआत में किया कि आप उसका आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। देखिए 2 चीजें होती हैं बजट में, एक तो जीएसटी होती है और एक अनुदान होता है जो दूसरे उससे हमको मिलता है। आप जो अनुदान देते हैं उसका आपको अधिकार है कि हमें इंप्लीमेंटेशन जो हमने किया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमने दिया है या नहीं दिया है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकें। लेकिन जीएसटी में बहुत स्पष्ट है कि 42% ऑफ द अक्रूवल जो आता है वो स्टेट का अधिकार है
आपने जो जीएसटी में आपने पब्लिश फिगर्स कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश से इतना जीएसटी आया है, उसके 42% आपने कटौती क्यों की? तो आपका जो मूल प्रश्न था वो यहीं गौण हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि इतना जो बजट हुआ है उसमें कहां आपको लगता है कि हम ने किसी को नजरअंदाज किया है? आप ये बताइए, मैं गांव का व्यक्ति हूं, आप हो सकता है गांव से ताल्लुकात ना रखती हो, वहां जो चरवाहा है वो अगर उसको हम ट्रेनिंग देंगे, आप तंज कस रही कहां पर चरवाही करवाएंगे? मैं वही बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी के फिर वही बात। ठीक है, कि आपको अगर नहीं रोकेंगे तो आप भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, अरे आप बताइए। ठीक है, आपने अजय जी, तपन जी आपकी बात आ गई। ठीक है, भूमि डकार चुके हैं ये लोग। ठीक है, तपन जी आपकी बात आ गई। गौचर भूमि आपकी मैं आशीष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है कि 15 साल तक जो कबाड़ा इन्होंने किया था हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी की उम्मीद के अकॉर्डिंग ये बजट नहीं है, वो कह रही है कि कुछ भी नहीं किया है, किया क्या है ये बता दीजिए। आपके अकॉर्डिंग बजट कैसा रहा? आम आदमी को राहत मिली या नहीं? देखिए, ये बजट जो है और ये बीजेपी और कांग्रेस जो बात कह रही है, ये बस ये समझ लीजिए, ये एक अगर बीजेपी पेश करती बजट तो वही बात होती जो आज बीजेपी कह रही है वो कांग्रेस कहती है। तो वो कुछ नहीं है, वो सब चीजें एक पारंपरिक जैसा है। लेकिन जो जहां तक बजट की बात है तो मैं इसको अभी प्रारंभिक तौर पे बजट का जो जितना चीजें बाहर आई हैं या जितनी चीजें समझी हैं उसमें ये लगता है कि जो पिछले 7 महीने की जो सरकार की जो सबक हासिल किए हैं अपने 7 महीने कार्यकाल में, उसको उसके अनुभव को लेते हुए उन्होंने इस बजट को एक गढ़ने की कोशिश की उन्होंने ये की है कि वो सारे जिनकी वजह से एक नुकसान हुआ था राजनीतिक तौर पर सरकार को, उसकी भरपाई की कोशिश भी इस बजट में नजर आती है। किसानों की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। तकरीबन 55 से 60% शायद उनका बजट इतना रेशो आता है कि बढ़ा है। तो एक वो भी उनकी सेक्टर है जिस पर उन्होंने फोकस किया है। दूसरी बात यह है कि वो महंगाई नहीं बढ़ाने की बात कह रहे हैं। महंगाई बढ़ने का जो असर है या कर नहीं लगने की बात जो कर रहे हैं लोगों पर, तो वो असर तो 2 दिन पहले शुरू हो गया है ना। वो तो पेट्रोल और डीजल पे लगा दिया गया है, बिल्कुल वो बजट में ना लाके उसके बाहर लगा दिया गया है। वो बात ठीक है कि केंद्र सरकार ने भी उसमें कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उस पर टैक्स लगाया तो इन्होंने अपना घाटा पूरा करने के लिए लगाया। दोनों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जनता पर तो दोहरा बोझ पड़ चुका है। बिल्कुल, अब उसमें अगर कर नहीं भी लगता है तो सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो तो उसका तो सोर्स ज्यादा मजबूत हो गया है। दूसरी बात ये 20% टैक्स रेवेन्यू जो है ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दावा इन्होंने किया कि इस पर 20% टैक्स ज्यादा आएगा। तो इससे लगता है कि टैक्स की वसूली प्रॉपर की जाएगी और जो सुराख हैं उनको बंद किया जाएगा। तो ये कोशिश सरकार की इसमें नजर आ रही है कि बाकी अगर उस पोर्शन को छोड़ दिया जाए पेट्रोल डीजल वाला, तो बाकी चीजों में उन्होंने संतुलन की कोशिश की है। और चूंकि पहला बजट है, अभी खराब परिणाम सरकार ने भोगा है, तो उसको मिनिमाइज या उसको कम करने के लिए इस तरह की कोशिश की गई। तो कुछ चीजों पर लौटी है सरकार, वो थोड़ा सा ठीक लगता है, जैसे राइट टू हेल्थ की बात की है, लेकिन वो कब लागू होगा, कैसे होगा, उसमें कितना प्रावधान है, क्या ये चीजें बाद में आएंगी। आम आदमी कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ उत्पादों की नए सिरे से ब्रांडिंग की बात की गई है, ये भी बात ठीक है। थोड़ा सा लगता है कि कोई उससे भी शायद कुछ रोजगार वगैरह बढ़ जाए या कुछ लोगों के टर्नओवर बढ़े, लेकिन ये सब चीजें ठीक है। बेसिक जो बात है सड़क, शिक्षा, शहरी विकास और किसान जो इनका फोकस है, रोजगार में 70% स्थानीय लोगों की बात की गई है, लेकिन वो निजी सेक्टर में भी के लिए भी कानून बनाने की बात कल आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट एक चीज हो सकती है यदि वो ऐसा करने में सफल हो पाते हैं, क्योंकि एक बहुत टफ चीज है निजी सेक्टर में आरक्षण। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रारंभिक तौर पे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ चीजें बजट में ऐसी हैं जो कंट्रोल करने की कोशिशें हैं, थोड़ा सा विकास करने की कोशिश इसमें नजर आती है, लेकिन सरकार की आर्थिक बंदिशें भी इसमें साफ दिख रही हैं। ये बहुत ऐसा बजट नहीं कहा जा सकता जिसमें कि ठीक है ये माना जा सकता है कि बड़ा नुकसान एकदम से नहीं हो रहा है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। और उससे जुड़ी हुई जो चीजों में जो महंगाई की बात आएगी वो तो आनी ही है, वो असर तो आएगा ही। लेकिन अभी ये हम मान सकते हैं कि ये इस बजट का जो कोशिश है वो सिर्फ ये है कि आगामी जो चुनौतियां हैं, पंचायतों के चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, उसको भी फोकस में करके इस बजट को का वो जो क्राफ्ट हुआ है।
बिल्कुल। श्याम कस्तूरी जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा आर्थिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं आप मध्य प्रदेश के बजट को? इसमें क्या कुछ लोगों को मिला है, क्या भार आएगा? और अगर हम विश्लेषण करें, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही केंद्र का बजट आया है, उसको देखते हुए और मध्य प्रदेश के बजट को आप किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं? ये तो सर्वविदित है कि बजट में जो है वो आय व्यय के आंकड़ों का जो है वो बजट पेश करते हैं। पिछले वर्ष के जो कोई एक्चुअल आंकड़े होते हैं उसके आधार पर अगले वर्ष के अनुमान लगाए जाते हैं, और इसी तरह से व्यय का भी अनुमान लगाया जाता है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें कि कृषि है, जल है, खाद्य है जी, स्वास्थ्य है, आवास है, शिक्षा है, ये जो तमाम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए हर बजट में। ऐसा वो केंद्र का बजट हो या राज्य का बजट हो, ये मूल बातें हैं। रोजगार सृजन के हेतु उद्योग व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये किसी भी जन कल्याणकारी राज्य में ये सब होना चाहिए, और किसी भी बजट का भाग ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये जो सरकार आई, इसमें सबसे पहले उनका जो वादा था वो किसानों की कर्ज माफी का था, जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि वो चुने गए और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी। तो वो वादा ये था कि 2 लाख रुपए तक के कर्ज जो है वो किसानों के माफ कर दिए जाएंगे, और 10 दिन में माफ कर दिए जाएंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, ऐसा जो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था। फिर ये वादा इसमें किया गया है कि 30 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है या किया गया है। ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इतने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सका, और धरातल पर ये सभी लोगों को पता है, बैंकों में पता है, किसानों को पता है कि उसको जो राशि की आवश्यकता थी, शायद 60,000 करोड़ रुपए करीब राशि की आवश्यकता थी, और वो निश्चित रूप से राज्य शासन के पास में वो राशि नहीं थी। तो इसलिए उसको फेज आउट करने के लिए किसानों की कुछ कैटेगरी बनाई गई। उसमें एक लाल फॉर्म बनाया, पीला फॉर्म बनाया, सफेद फॉर्म बनाया, और फिर ये हुआ अल्टीमेटली कि जिन किसानों का एक बैंक में खाता होगा उनकी माफी होगी, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार से जो मूल उनका वादा था, जिसके आधार पर ये सरकार आई, इसमें खर्च करने के लिए उनके पास में पैसे की भारी कमी है, सब जगह दिखाई देती है, इस बजट में भी दिखाई देती है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस ऋण माफी के लिए किया गया है, जबकि इससे काफी ज्यादा राशि की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि ये बजट जो है ये एक प्रकार से अगली जनवरी तक होता है, क्योंकि जनवरी से अगले बजट की बातचीत शुरू होती है। तो इतना ही समय है, इतने समय में पुनः जो है वो किसानों को संतुष्ट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी इस बजट पर थी। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इसको काफी फेज्ड कर दिया गया है, और इस प्रकार से ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि भाई इस अभी जो है ये किसानों की ऋण माफी जो है ये इफेक्टिव रूप जो है ले पा रही जी। कई बार ऐसा किया जाता है कि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर है, उसमें घालमेल सरकारें करती हैं। जो प्लान एक्सपेंडिचर रहता है उसमें से कुछ राशि दे करके और घोषणा करके और उसको शुरू किया जाता है योजना को, और फिर बाद में जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर को फेज आउट करके 4-5 फेजेस में करके और फिर बाद में उसको मुलतवी करते हैं। तो जो लोक लुभावन रहती है वो पहले शुरू कर दी जाती है, और फिर बाद में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में से उसका कुछ खर्चा करके प्रयास किया जाता है कि एक लोकप्रियता का जो है पैमाना उसमें स्थापित हो। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये मूल जो वादा था सरकार का किसानों की ऋण माफी का, इसके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस समय पूरी तरह से वो जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बाकी जो चीजें हैं उसमें शिक्षा में काफी राशि दी गई है, 24,000 करोड़ रुपए बताया गया है जी। और 6 माह में इन्होंने जुटा है 20,834 करोड़ रुपए। तो टैक्स से 10,234 करोड़ रुपए जुटाए, शराब दुकानों की नीलामी से 1,234 करोड़, पेट्रोल डीजल के टैक्स से सबसे ज्यादा राशि 5,000 करोड़ रुपए जुटाए, 10,600 करोड़ का लोन मार्केट से लिया गया और 1,000 करोड़ का और लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक काफी कठिन कसरत है इस समय इस सरकार के लिए। बिल्कुल। और इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रावधानों के जरिए जन कल्याणकारी कार्य इस बजट के द्वारा हो पाएंगे। कुछ और बात
एक बार और जब आप मेरे पास आएंगे तब मैं बताऊंगा। बिल्कुल। तपन तोमर जी, केंद्र के बजट के बाद लोगों को उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहां से भी मध्यम वर्गों को राहत नहीं मिली। कंपनियों पर खाता खुल गया केंद्र का। अब जब मध्य प्रदेश का आया है तो इसमें भी नहीं, यानी कि जनता को दोहरी मार पड़ रही है, सरकार आपकी हो चाहे कांग्रेस की। नहीं, देखिए आप याद करिए श्रीकांत जी कि लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी जी की सरकार ने जब बजट आता है तो मैं ये सोचता हूं कि कब अच्छा होगा, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आने के बाद तो पता चलता है कि सुबह पेट्रोल डलवाने जाओ तो अचानक 5 रुपए बढ़ जाते। नहीं तो 5 रुपए किसने बढ़ाए? कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाए, हमने तो 2 रुपए बढ़ाए। लेकिन देखिए दूसरी बात, जो अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 रुपए बढ़ाए गए थे और उसमें 2.5 रुपए केंद्र के और 2.5 रुपए राज्य सरकार के थे, तब इन्होंने कम नहीं करे जो कम किए गए थे, वो भी ये लोग डकार गए। अजय जी, दूसरी आप बात, इसी का उत्तर वो भी देना चाहते हैं। अजय जी बोलिए। देखिए ऐसा है, सब लोग जानते हैं पेट्रोलियम कीमतें अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल से लिंक होती ये हैं। केंद्र पर नहीं होता है, ये करें आप तो बोलिए। कायदा है। नहीं, आप बोलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर दे तो आफत मचा देंगे। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 55 वर्ष अपनी सरकार का लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 वर्ष का हिसाब मांगेंगे, खासतौर से तब जब दिग्विजय जी की सरकार, एक बंठाढार की सरकार, एक बीमारू राज्य सरकार को लेकर के हम लोग यहां तक लेकर के आए, और वो भी कर्जे में था। दिग्विजय जी कोई खजाना भर करके नहीं गए थे। और अगर हमने कहा कि हम प्रदेश को विकास की तरफ लेकर के जाएंगे, तो हमने सड़क दी, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, सड़क योजना के अंतर्गत पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था, आज 6ठे नंबर पर है। अंत्योदय योजना में 5 रुपए थाली इन लोगों ने बंद कर दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम 5000 रुपए इन लोगों ने बंद कर दिया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो 5 लाख रुपया मिलने थे, वो आप देने नहीं देंगे, उसका डाटा आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, और ऊपर से कहेंगे महाआयुष्मान योजना। साहब, आपकी महाआयुष्मान जब तक आएगी, तब तक हमारे गरीब भाई बंधुओं का व्यक्ति अगर वो बीमार है तो वो क्या इंतजार करे? आप सवर्ण योजना को लागू नहीं होने देंगे, आप किसान सम्मान निधि के लिए डाटा उपलब्ध नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप गरीबों के हितैषी हैं, मध्य वर्गियों के हितैषी हैं, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 72,000 किस शगुफे पे लेकर के आ रहे थे। और जब सैम पित्रोदा ने उसका जवाब दिया तो क्या कहा? मध्यम वर्गियों का गला काटा जाएगा। अगर भगवान, वो तो जनता जागरूक है, इसलिए आज मोदी जी की सरकार है। और जिस तरह से कांग्रेस को पटकनी मिली है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भागे भागे फिर रहे हैं, ना जनता ने कांग्रेस को मुंह दिखाने लायक छोड़ा है, ना कांग्रेस ने प्रवक्ताओं को कि छुपे छुपे फिरते हैं। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा साहब। 6 महीने की सरकार है आपकी, आपने क्या किया मध्य प्रदेश के लिए? 20,000 अपराध दर्ज हो चुके हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और आप गाते थे कि नंबर 1 है, आपने तो सुपर नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश को। और किसान की बात आप कर रहे हैं कि उसकी कर्ज माफी आप करेंगे, लेकिन ये जो मानसून की फसल उसने बोई है, क्या वो आपके लिए रुका रहता या मानसून रुका रहता? मानसून की फसल बोने के लिए उसने जो कर्जा लिया, जो चक्रवर्ती ब्याज उस पर चढ़ाया, बैंक से डिफॉल्टर हो गया बेचारा, उसका खामियाजा कौन भरेगा साहब? उसके परिवार, उसके बच्चे, उसके बच्चों की शादी आप करेंगे। और आप किस तरह से करेंगे? 51,000 रुपए देके। वो 51,000 रुपए क्यों बढ़ाए गए? क्योंकि देशी विदेशी पिलानी है। ठीक है, आपको नारी उत्पीड़न को बढ़ावा देना है, नशा को बढ़ावा देना है और नाम करना है। अरे आप 21,000 रुपया उसके खाते में डालते बच्ची के, हम तो खुशी होते और अभिनंदन करते आपका कि दुख सुख में उसको काम आएंगे। लेकिन आपने 51 क्यों करे? कि देशी विदेशी पढ़ाना है, पिलाना है, ढोर चरवाना है। कहां पर? किस गौचर भूमि पर? जो दिग्विजय जी डकार गए अपने ही शासनकाल में। अजय जी सुन लीजिए कि उसका जवाब आपको देना है, और जवाबदेही कांग्रेस की बनती है और उनके प्रवक्ताओं को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए के ऊपर उंगलियां उठा उठा करके आप ये गाना बंद करें, अपनी जवाबदारी महसूस करें और उसका जवाब दें कि 6 महीने में आपने क्या करा। आपने 10 दिन का वक्त बदलाव का कहा था और गहरे घाव दिए हैं। क्यों दिया था आपने 10? आप सरकार चलाना तो केवल आपको ही आता था ना। आप तो 70 वर्षों से भारत देश को सुई से तलवार तक बना करके लाए। ठीक है तपन जी, आपकी बात आ गई। आपने जो भी बोला उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन सवाल ये मोनो एक्टिंग से नहीं होगा अजय शाह जी, आपको जवाब देना चाहिए। अगर वो विपक्ष आपसे सवाल उठा रहा है तो आपको जवाब देना होगा, मोनो एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। मोनो एक्टिंग की बात नहीं है। आप मुझे जवाब देने की इजाजत देंगे तो देंगे ना। अभी एक तरफा अगर आप डायलॉग सुनने के बाद तो वो है तो पीड़ा है। ठीक है, हम लोग विपक्ष के नाते बोल, ठीक है तपन जी, आप बोल रहे हैं, आपने सवाल उठाया, आप बोलो, हमने कुछ भी गलत बोला या तो आप ये वो कर दें कि जब वो बोले मैं भी बोलूं। ठीक है तपन जी, आप मत बोलिए, अब वो बोलेंगे। भाजपा के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने बारे में बोले।
ठीक है, बोलिए आप अजय शाह जी। शुरुआत किसने की थी साहब, आप ये बताइए। आप ही की सरकार है ना, बोलिए अजय, आपको ही देना पड़ेगा। मैं दे रहा आप हूं। विपक्ष में कब तक बैठे रहेंगे जवाब देने के नाम पर? हम लोगों की सरकार थी, हम जवाब देते थे, और अभी भी हम ही जवाब दे रहे हैं जब आप लोग गायब हैं। पत्रकार और न्यूज चैनल हमसे जवाब पूछते हैं 15 साल के, 6 महीने का जवाब देने के लिए आप लोग गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सींग। ठीक है तो अजय शाह साहब जी, हम तो बोलिए। पूछेंगे ना, आपके कान बंद करने से क्या होगा? ठीक है तपन जी, आप उनको बोलने दीजिए अब। मैं ठीक कैसे है, बोलूंगा बताइए। बोलिए अजय जी, अब वो डिस्टर्ब नहीं मैं करेंगे सिर्फ आपको। इतना ही बोलना चाहता हूं। आपने बहुत सारे स्पेशली एनसीआरबी के आंकड़े कोट किए, है ना साहब। अब मेरे 2 एक्सपर्ट बैठे हैं, आप एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आप ये बताइए एनसीआरबी के आंकड़े कब आते हैं? सालाना आते हैं, है ना, 1 साल बाद आते हैं। तो जब ये बोल रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े में बलात्कार कहां से कहां पहुंचा, तो आंकड़े किस सरकार के आ रहे? दिए, उनसे प्रश्न किया गया था। अरे चलिए। साहब, ये पत्रकार भी जानते हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं यहाँ, और बकायदा पेपरों में यहाँ ठीक छपे है, हैं। अब ठीक है, आप आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये आपने दुर्भाग्य तपन जी को तो सुन लिया, मध्य प्रदेश की अजय शाह जी सरकार के बोल रहे हैं कि प्रवक्ता अपराध कम हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण आज हम बजट घटनाओं को पर हंसते हैं। ठीक है तपन जी, आज हम ये बजट कितने से बात शर्म कर की रहे बात हैं। आशीष जी, शिक्षा पर जिस तरह से 24,000 करोड़ किया जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं आशीष आप? जी से पूछ लीजिए, मेरे को नहीं बोलने मैं आपके पास आऊंगा अजय। एनसीआरबी के आंकड़े कब आते हैं और ये आंकड़े एनसीआरबी नहीं, आपके मंत्री ने दिए ये, कानून मंत्री ने दिए हैं। तो आपका मंत्री झूठ बोल रहा है? आपका मंत्री झूठ बोल रहा है? कब के? अरे बताइए यही किस 6 तरह से महीने है? के, दिसंबर से लेकर जून तक के, ये पेपरों में आया है अभी। अरे आप अरे साहब, जागरूक जनता है, वो भी पढ़ रही है। आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है अजय जी, शर्म तपन नहीं जी, है, अजय जी, तपन जी, आशीष जी और 2 हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं। आप उनका टाइम खराब मत करिए। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 24,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च होगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है अगर 24,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च होता है और सही योजनाओं के जरिए खर्च होता है, तो ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, और मध्य प्रदेश का अभी कुछ एक हेल्दी स्टेट्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब पाई गई थी। तो अगर इन चीज़ों, शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसा मैंने पहले बोला, इन 2 चीज़ों पे अगर इन चीज़ें खर्च सही तरीके से सरकार सही लाइन ले लेती है, उस पर आगे बढ़ती है, तो मध्य प्रदेश का जो ये राष्ट्रीय स्तर पे जो 18वां 19वां नंबर 17वां नंबर जो ऐसे चलते हैं, लंबे समय से स्थितियां हैं, तो वो ठीक हो सकता है। बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, ये तब चीजें दूर हो सकती हैं। लेकिन एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा। इंजीनियर के सबसे ज्यादा कॉलेज भोपाल में हैं, वो खाली हैं वो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से बच्चे पढ़ाई करते हैं, 5-6 लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन जब वो नौकरियां ढूंढने जाते हैं तो 8,000 से 10,000 की नौकरियां भी आज मार्केट में नहीं है। वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, और लंबे समय से चीजें चल रही हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ साथ ये जरूरी होगा कि रोजगार के मौके मध्य प्रदेश में पैदा किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर पढ़ लिया जाएगा, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी डिग्री या कोई चीज हासिल भी कर लेता है बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा से, तो नौकरी कहाँ करेगा? मध्य प्रदेश में तो है नहीं ना, तो वो तो पलायन है ना, वो बाहर जाता है। बिल्कुल, तो वो स्थितियां हैं, वो अभी भी वही है और लंबे समय से है वो, कि यहाँ से लोग पढ़ के जाते हैं और बेंगलोर, पूना या विदेशों में नौकरी करते हैं। तो शिक्षा के लिए ठीक है, 24,000 करोड़ बड़ी चीज है। अगर उस पर ठीक से अमल, मैं तो मानता हूं कि उसका प्लान क्या है। 24,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, चीज सामने आनी चाहिए। कौन सी नए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, अच्छे शिक्षक कहाँ से ला रहे हैं? अभी सरकारी स्कूलों में तो शिक्षक नहीं है, लंबे समय से मामले चल रहे हैं, सालों से शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो और अभी कई लोग लगातार कहते हैं कि सरकारी स्कूल ये है कि धीरे धीरे कम होंगे या बंद होने की स्थिति में है। तो उनके लिए क्या प्लान है, बेसिक शिक्षा का क्या प्लान है? बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। बजट में प्रावधान भर करने से कुछ नहीं होगा, उसके शिक्षा को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ के ये श्योर करना होगा कि वो उनको उसका रोजगार मिले, तो मध्य प्रदेश को उसका फायदा है। बिल्कुल। श्याम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मावा बाटी, जलेबी और यहाँ का जो नमकीन है उसकी ब्रांडिंग होगी, ये क्या अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा? मूल रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना ये सरकार का कर्तव्य है, और इस प्रकार से कुछ ये छोटी छोटी इनिशिएशन है, मैं कहूँगा कि जिसमें हमारे जो प्रसिद्ध उत्पाद हैं, जैसे नमकीन है, मावा बाटी है, जलेबी है, लड्डू है, हाँ, इसके लिए मध्य प्रदेश में कुछ स्थान जाने जाते हैं, मालवा का विशेष रूप से। तो उनकी ब्रांडिंग करने से कुछ रोजगार तो उत्पन्न होंगे, लेकिन ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे उत्पाद है ये ऑलरेडी काफी पॉपुलर हैं, और इनकी बिक्री जो है पूरे देश में यहाँ से होती है और लोग लेके जाते हैं।
उसमें ये बताया गया है कि 17,000 लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये जो ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है या एजुकेशन का एस्पेक्ट है, ये एम्प्लॉयबिलिटी यदि नहीं है तो फिर बहुत ही कठिन होता है जी। तो जैसे आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की, आशीष जी ने भी बताया कि हमारे जितने कॉलेजेस हैं या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये स्पष्ट रूप से कई सालों से दिखाई देता है कि उनमें से डिग्रियां प्राप्त करके जो नौजवान निकलते हैं, युवतियां निकलती हैं, उनका जो स्तर है वो एम्प्लॉयबल नहीं रहता है जी। और हर कोई कंपनी यदि उनको लेती है तो उनको 6 महीने का ट्रेनिंग देती है, तब वो एम्प्लॉयबिलिटी उनकी आती है और उसके बाद में जो है वो उनके काम आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी ट्रेनिंग हो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो या एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, इवन स्कूल एजुकेशन के स्तर पर जो है कुछ वोकेशनल चीज़ों को करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें रोजगारों का अधिक निर्माण हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार का निर्माण होना सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। वो ही अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चालना देता है और उससे अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है। तो उन्नत खेती के लिए भी किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। बिजली का बिल माफ करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दुगनी हो जाएगी, मनरेगा में बजट बढ़ा दिया गया है और निवेश के लिए फिर से एक मैग्निफिसेंट एमपी नाम का ये होगा जिससे कि रोजगार बढ़ेंगे, ऐसा हम मानते हैं। व्यवसाय उद्योगों में पैसा लगेगा। एक नई एमएसएमई पॉलिसी की भी बात है। खाद्य प्रसंस्करण पे जोर दिया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। फसलों का बहुत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को लगातार कई सालों तक कृषि कर्मण अवार्ड मिले, मतलब जब विरोधी पक्ष की सरकार थी केंद्र में तब भी मिले और कई साल तक मिलते रहे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो उनको ठीक से फसलों को रखने की व्यवस्था और प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं। और राइट टू वाटर की बात की गई है और एक स्कूल एजुकेशन के लिए 24,000 करोड़ जो बताया है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक अर्थतंत्र का जानकार होने के नाते, कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी राशि है और इतनी बड़ी राशि का ये बात बिल्कुल उचित है कि उसका सही उपयोग कैसे होगा इसका अभी हमको पता नहीं है और उसका पूरा प्लान पता नहीं है। और इतनी बड़ी राशि को यदि उचित रूप से खर्च नहीं किया गया तो इस बात की बड़ी संभावना बनती है कि वो जो है वो वेस्ट चली जाए और उसका डिजायर रिजल्ट न मिले। अभी जो हमारी स्थिति है प्रदेश की, उसकी चर्चा करना उचित रहेगा कि गरीबी रेखा के नीचे देश भर में जो है 21-22% करीब है और हमारे प्रदेश में 32% जो है गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। 2.34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इनके लिए तुरंत कुछ करने की जरूरत रहती है जी। और हर सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि इनके लिए जिनको तुरंत आवश्यकता है उन्हें कुछ तुरंत मिले। स्वास्थ्य के पैरामीटर में तो देश में हमारी स्थिति ठीक नहीं है और पोषण के स्तर पे ठीक नहीं है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ठीक नहीं है। तो ये लगातार चले आ रहे लक्षण हैं, मतलब ऐसी नई बात नहीं कि अभी हो गया है। लेकिन उनकी तरफ यदि उचित ध्यान दिया जाएगा तो ही जो है एक तो अच्छा जीवन भी मिलेगा यहाँ के निवासियों को और हम आर्थिक प्रगति बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। आशीष जी, एक मायने और समझना चाहूंगा, राम पद गमन बनाया जाएगा, इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, तो ठीक है, ये बहुत पुराना हालांकि ये बात है, मुझे ऐसा याद है कि शिवराज सरकार के समय भी ये बात हुई थी जब चित्रकूट में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था और तब भी ये बात हुई थी। और जब चुनाव के पहले कांग्रेस ने भी इसके क्या राजनीतिक दृष्टिकोण निकलते हैं? हाँ, इसके क्या राजनीतिक दृष्टिकोण? इसके राजनीतिक ही निहितार्थ अब उस समय तो थे जब कांग्रेस चुनाव मैदान में थी और उस वक्त ये मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर में वहां उन्होंने यात्रा निकाली थी। उस समय उसके राजनीतिक निहितार्थ थे, लेकिन अब उसके धार्मिक और आध्यात्मिक निहितार्थ को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक वचन था, वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। और एक इससे ये फायदा भी अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये हो सकता है कि कमलनाथ सरकार को, कांग्रेस सरकार को, वो सारे उनको ऐसा लगता होगा कि वो जो वोट हैं पारंपरिक रूप से जो इस आधार पर बीजेपी को मिलते हैं या बीजेपी के करीब होते हैं, वो उनको उससे जोड़ने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन उसकी ऐतिहासिकता को भी देखा जाना चाहिए कि यदि वो उस तरह से बनता है तो एक मुझे लगता है एक धरोहर के रूप में वो चीजें सामने आ सकती हैं, सहेजने वाली चीज हो जाएगी मध्य प्रदेश के लिए यदि राजनीतिक अर्थ से देखा जाए। लेकिन उसमें एक राजनीतिक एंगल भी है। जी बिल्कुल। अजय शाह जी, वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र ने बजट पेश करते हुए मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया है। वो क्या भेदभाव है आप बता दीजिए, क्योंकि तपन जी ने इस बजट के ऊपर कई सवाल उठा दिए आपके ऊपर। बिल्कुल, इजाजत अगर दें तपन जी तो मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इजाजत ले लूं।
दूसरी बात यह है कि हम बोलेगा तो बोलोगा कि बोलता है, तो मैं बोलूं उसके पहले हमारे जो दो एक्सपर्ट यहाँ पे हैं उन्हीं की राय से सहमति जताते हुए आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बजट को पेश किया। तो उससे तो लगता है कि भानोट जी ने एक भन्नाटेदार बजट पे पेश किया है और भन्नाटेदार चपत बीजेपी को लगी है, इसलिए तपन जी शायद ज्यादा गड़बड़ा रही हैं, पहली बात। अब दूसरी बात जो आपने यहाँ की है, हमारे दो एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि ये जो चीजें हैं, कुपोषण हो, आत्महत्या हो, या क्या बोलते हैं कृषि कर्मण अवार्ड के बावजूद के किसानों की आत्महत्या हो, जो कुछ भी खामियां बताई बहुत लंबे अरसे से चले जा रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? तो दोनों चीजें हमारे दो एक्सपर्ट ने बहुत संतुलित रूप से कही कि जो कुछ आज बीजेपी ने किया है 15 साल में, वो खाका पेश किया उन्होंने, और जो कुछ आज के भन्नाटेदार बजट में भानोट जी ने किया वो भी सामने लाया। मैं दूसरी चीज पे आना चाहता हूं जो आपने पूछा कि 2700 करोड़ हमको कम मिले। शुरू से मैंने कहा, देखिए दो एंगल होते हैं, जीएसटी में हमारे एक्सपर्ट भी यहाँ पे हैं, इसके पहले उस सत्र में भी उन्होंने एग्री किया था। जीएसटी में तो स्टीरियोटाइप है कि 42% जो जीएसटी आता है कलेक्शन वो स्टेट पे जाना है, उसके उसके अतिरिक्त जो होता है उसके ऊपर जो हमारे तपन जी ने कहा था कि आपने एंड यूज नहीं दिया इसलिए रोका होगा। तो ये हम जो बोल रहे हैं 2700 करोड़ वो जीएसटी का अप्रूवल्स है जो ऑटोमेटिकली हमको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिला। हमने आपके आश्वासन पे और जो कुछ भी जीएसटी काउंसिल में हम लोग भी हैं, हर मतलब स्टेट होता है, जीएसटी काउंसिल में जो अग्रीड नॉर्म्स है 42% का, उसके बेसिस पे हमने कुछ जो इसके अंतरिम बजट पेश किया था, हमने कुछ प्रावधान किए थे, अब वो गड़बड़ा जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि यू हैव गॉन बैक on what it is due to the what you call state, not to the Congress. मध्य प्रदेश का जो हिस्सेदारी थी आपकी बनती थी, सेटल्ड नॉर्म्स था, उसमें आपने अगर बेईमानी करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, जिम्मेदारी जब आप लेंगे, नहीं लेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि ये लोग ही फैला रहे हैं ऋण मुक्ति का झूठ, जिन्होंने 15 साल लिया मेरे मध्य प्रदेश को शिद्दत से लूट। तो मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, तब देखिए आपने ये भी कहा कि हमने यहाँ पे पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए, जिस बात को लेके हंगामा हुआ था और मुझे बोलने नहीं दिया गया था, है ना। अब आप ये बताइए कि आप इस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो रेट्स होते हैं उससे रेगुलेटेड होते हैं। जब यूपीए की सरकार थी $1.44 प्रति बैरल था, लेकिन 70 रुपए पेट्रोल था। इनके आते साथ तो $35 प्रति बैरल हो गया, तब भी 70 रुपए था। तो वो जो बीच की जो कमाई थी वो कहां गई, इनको बताना चाहिए। दूसरी बात ये है, अब आप बताइए, अभी भी उतने नहीं है। ठीक है, पेट्रोल पे खेल हो रहा है, आपका कहना आ गया। तपन जी जवाब आप दीजिए आप, क्योंकि कई सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य तय होता है और जब 15 पैसे घटते या बढ़ते हैं तो इनके राहुल गांधी जी ट्वीट करके मजाक उड़ाते हैं, तब भूल जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये घटे बढ़े हैं। एक तो ये कि इन लोगों में ही आपस में संतुलन नहीं है, सरकार में संतुलन नहीं है, मंत्री किस तरह से मुख्यमंत्री को निपटा रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं और बेचारे किस तरह से अपनी सरकार चला रहे हैं। क्या ये मध्य प्रदेश को संतुलन देंगे और क्या मध्य प्रदेश की जनता को संतुलन देंगे? और इसी बदलाव की राजनीति के अंतर्गत जनता ने जो इनको झन्नाटेदार दिया है, उसके बाद जो भन्नाटेदार बजट इन्होंने दिया है, उसका क्या घन्नाटेदार सबक आने वाला है, ये भी अजय शाह जी, देशभक्ति को बढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश में, देशभक्ति को बढ़ाया जाएगा, इसे किस तरह से करेगी सरकार? क्योंकि ये बजट में कहा गया है जी, देशभक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए ऐसा है, देशभक्ति और छदम के बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है इनको, सोचिए आप। ठीक है अजय, खासतौर से तब जब मोदी जी देश को इतने विश्व स्तर पर इतने ऊंचे मापदंड पर ले गए हैं, तो ये असल में ये नकल है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जिस तरह से पानी की बात की, मोदी जी ने जो बजट दिया है उसी में ही लगकर इन्होंने बजट दे दिया है ताकि काम करेंगे मोदी जी और आंकड़े देंगे ये लोग की काम हुआ। आप बताइए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आपकी बात नकल से ज्यादा कुछ नहीं करती। ठीक है तपन जी, उनसे मेरा सवाल है, देशभक्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा?
क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर बीजेपी चली थी। क्या कांग्रेस ने इसी को देखते हुए देशभक्ति को बढ़ावा देने की बात कही है इस बार बजट में? अजय शाह जी, देशभक्ति को बढ़ावा क्या देंगे जो 370 और 35 ओ को लागू करने चाह रहे थे, 124 ए और अफस्पा को जो हटाना चाह रहे थे, जो सेना के हाथ बांधना चाह रहे थे, आपकी बात आ गई, टुकड़े टुकड़े को जो छूट देने के लिए अपने मैनिफेस्टो में नियम लेकर के आए थे, वो देशभक्ति की बातें करते हैं। उनको जवाब देने नहीं आने वाली है, जवाब पत्थर से देने वाली है। तपन जी प्लीज, आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए। यहाँ पर कई मेहमान हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बाहर। अगर आपको बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। सर, देशभक्ति किस आधार पर बताइए ना आप। मेरा सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। मेरा सवाल अजय शाह जी से। अजय शाह जी बोलिए। देखिए, देशभक्ति की बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की खुशामती की थी, गुलामी की थी। ये देशभक्ति हमको सिखाएंगे? ये वो लोग हैं 52 साल तक जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया। ये देशभक्ति हमें सिखाएंगे? टुकड़े टुकड़े पर खड़े हो जाते हैं राहुल जी, वो बात कीजिए। ठीक है तपन जी, की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उसकी बात कीजिए। ठीक है तपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही श्याम जी आपका और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बजट की जो बड़ी बातें और इसके मायने आपने समझाए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 साल वापसी हुई है। 15 साल बाद कांग्रेस ने, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये किस तरह से लागू होते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल वक्त एक छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।